नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज से बैंकों में नहीं बदले जाएंगे पुराने नोट। जन सुविधाओं में 15 दिसंबर तक 500 के नोट चलाने की छूट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जीडीपी में 2% अंकों की गिरावट की जताई आशंका। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 27 लाख के नए नोट जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। जांच में जुटे क्राइम ब्रांच, आयकर और खुफिया विभाग के अधिकारी। अरुणाचल के स्पीकर और 43 पूर्व कांग्रेस विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में विलय पर मांगा जवाब। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पदी रिचू ने विलय की वैधता को दी थी चुनौती। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती धमाके में 100 से ज्यादा की मौत। मरने वालों में ज्यादातर तीर्थयात्री। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। और हांगकांग ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में सिंधु, साइना समेत 4 खिलाड़ी। सेमीफाइनल के लिए मुकाबला आज। मेलबर्न हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दी मलेशिया को 4-2 से मात। आज से बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट नहीं बदले जा सकेंगे। अब इन पुराने नोटों को 30 दिसंबर तक अपने खातों में सिर्फ जमा कराया जा सकता है। हालांकि 500 रुपए के पुराने नोटों को जन सुविधाओं के लिए 15 दिसंबर तक चलाया जा सकेगा। नई छूट के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजों में अब फीस के तौर पर 2000 रुपए तक के पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं। अब से प्रीपेड मोबाइल के लिए 500 रुपए तक के रिचार्ज का भुगतान किया जा सकेगा। सहकारी उपभोक्ता दुकानों से भी लोग 5000 रुपए पुराने नोटों से खरीदारी कर सकते हैं। बिजली और पानी के बकाया बिलों के भुगतान के लिए भी पुराने नोटों का इस्तेमाल निश्चित किया गया है। विदेश नागरिकों के लिए सरकार ने हफ्ते में नकदी बदलने की सीमा भी 5000 रुपए कर दी है। अगले महीने की 3 से लेकर 15 तारीख तक टोल का भुगतान भी 500 रुपए के पुराने नोट के जरिए किया जा सकेगा। सरकार ने 2 दिसंबर तक लोगों को टोल के भुगतान से छूट दी है। सरकार अब डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देगी। गुरुवार को वित्त मंत्री की बैंक प्रमुखों के साथ बैठक के बाद इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान हुआ। वहीं एसबीआई का कहना है कि नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके लिए वित्त मंत्री ने गुरुवार को बैंकों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल बैंकिंग के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ये कहा गया कि जहां मोबाइल ऐप्स के पहुंचने में तकलीफ है, वहां पॉस मशीन्स का इस्तेमाल करें और इसलिए उस डिजिटलाइजेशन के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ेगा। लेकिन छोटे शहरों तक, सेमी अर्बन एरियाज तक इसका एक्सपेंशन में काफी सुविधा आएगी। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि जल्द ही 500 के नए नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। Now the 500 has started coming. So from today you will get it in Chennai, and if it has come to Chennai, it will come to Coimbatore soon enough. So 500 will shortly be made available also from the ATMs. वहीं सुप्रीम कोर्ट आज सहकारी बैंकों से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में सहकारी बैंकों के ग्राहक ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार सहकारी बैंकों को पुराने नोट बदलने और पैसे निकालने की छूट दे। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के सहकारी बैंकों की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बैंकों को सुप्रीम कोर्ट जाकर हाई कोर्ट में सुनवाई पर स्पष्टीकरण लेने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुरुवार को राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए इसकी खामियों को उजागर किया। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार के इस फैसले से जीडीपी में 2% अंकों तक की गिरावट आ सकती है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह की आशंकाओं को पूरी तरह से खारिज किया है। 5 दिन के गतिरोध के बाद सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नोटबंदी पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखा। विपक्ष की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे संगठित
और वैध लूट का मामला करार दिया। In all these mayors convinced me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले का नतीजा किसी को पता नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि 50 दिन इंतजार करना गरीबों के लिए घातक हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि नियमों में हर दिन बदलाव प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक की खराब छवि पेश कर रहा है। The way it has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री की आशंकाओं को खारिज किया और कहा कि इससे देश को फायदा होगा। As far as the long-term, medium and long-term impact on Indian economy is concerned, including on India's GDP, it is going to be a positive impact. Why I say it's a positive impact? Because a lot of money that operates in the shadow economy will now become a part of the banking structure itself. सदन में पिछले 5 दिनों से गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी नोटबंदी पर सरकार की खामियां गिनाई। हालांकि भोजनावकाश के बाद सदन में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया। एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की। सत्ता पक्ष ने विरोधी दलों पर बहस से पीछे हटने का आरोप लगाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा कई और सांसदों ने नोटबंदी पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए इसकी खामियां गिनाई। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लिया गया है। मैं तो कहूँगा आज आप ये भी डिक्लेयर करिए, अगर आपने देश में काला धन समाप्त करने का निर्णय लिया तो विदेश से काला धन कब आएगा ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता लग जाए। चुनाव के समय तो यही निर्णय हुआ था, चुनाव के समय तो यही बात करी गई थी। चुनाव के समय यह हुआ था कि विदेश से काला धन लाएंगे, हिंदुस्तान के काले धन की बात नहीं हुई थी। टीएमसी ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से आम आदमी बेहाल है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि नोटबंदी के विरोध को राष्ट्र विरोधी कहना गलत है, क्योंकि समाज के हर तबके में इसे लेकर गुस्सा है। Anyone who opposes your policy is not for black money. Anyone who opposes your policy is not anti-national. Why are you giving us these lectures on corruption and black money? We oppose. We are opposing you because people are suffering. We are opposing you because we believe the economy will be killed. But why are you making this an issue? भोजन अवकाश के बाद प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग की। पूरे देश में 90% जो जनता है वो दुखी है, और मैं नेता सदन से कहना चाहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से ये कहें, यदि उनका ये कहना है कि उनका फैसला सही है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोकसभा को भंग कराएं, देश में चुनाव कराएं, और जो नतीजे आ जाएंगे वो मालूम हो जाएगा कि आपका फैसला सही है या नहीं है। We had a good 1 hour of discussion. So let us continue. Let him come here and listen to everything. See, You see. No, let us continue. Sir, they are very serious. How can you say he should be always? No, this is part of the record. सर आप रिकॉर्ड देखिए, हमने रिकॉर्ड देखिए, और हमने ये भी कहा था कि अगर सदन अगर क्वेश्चन आवर के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं, तो हाउस चलेगा। तो उसी प्रॉमिस पर हाउस चला। हालांकि सरकार ने विरोधी दलों पर बहस से पीछे हटने का आरोप लगाया कि जो पहले दिन चर्चा आरंभ हुई थी वो चर्चा कंटिन्यू करे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी उस चर्चा में आएंगे या नहीं आएंगे। आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि उस चर्चा में वो भाग लेंगे। मुझे शक था, और वो शक अब यकीन में प्रूव हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है। हालांकि गतिरोध की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो सकी। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। राज्य के कई इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग की। इधर दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने कहा कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महकमों में तो 500 और 1000 के पुराने नोट चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों की सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी कोलकाता के अलावा लखनऊ और पटना में भी आंदोलन करेगी। नोटबंदी से देश भर में लोगों की परेशानियां बरकरार हैं। गुरुवार को इस मुद्दे पर राज्यसभा में मौजूदगी दर्ज कराने के बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाई। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में घोषित आय से ज्यादा जमा कराई गई रकम के ऊपर लगाए जाने वाले कर और जुर्माने को लेकर चर्चा हुई। संसद से लेकर सड़क तक नोटबंदी को लेकर हो रहे विरोध के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 8 बजे कैबिनेट की खास बैठक बुलाई। बैठक में बड़े नोट बंद करने के बाद उपजी राजनीतिक गहमागहमी पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि कैबिनेट के बीच कैशलेस इकोनॉमी पर भी चर्चा हुई। साथ ही ई बैंकिंग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई रकम अगर घोषित आय से ज्यादा हुई तो सरकार उस पर 60% इनकम टैक्स लगा सकती है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव से संबंधित कानूनों में संशोधनों पर चर्चा हुई। खबर के मुताबिक सरकार ने यह कदम जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा होने की खबरों के बाद उठाया है। इससे पहले ज्यादा नकदी जमा कराने पर 200% तक जुर्माना लगाने पर चर्चा हो रही थी। हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर कोई ब्रीफिंग नहीं की गई। कैबिनेट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने जनधन योजना के तहत बैंकों में जमा कराए गए 21,000 करोड़ रुपए के मामले में सीएजी जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें योजना के पहले दिन से ही अंदाजा था कि मामला जैसा दिख रहा है उससे ज्यादा है। उन्होंने सीएजी पर भरोसा जताते हुए कहा कि कैग पूरे जनधन मामलों में तुरंत जांच करेगा। इस महीने नोटबंदी के फैसले के बाद जनधन खातों में जमा की गई रकम में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 15 दिनों में जमा की गई नकदी ने जनधन खातों में जमा कुल रकम को 21,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। ऐसे खातों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से हैं, जबकि कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। नोटबंदी के फैसले के बाद जहां एक तरफ देश की जनता 2-2 हजार की नई करेंसी पाने के लिए घंटों तक कतारों में खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बिना लाइन में लगे लाखों की नई करेंसी मिल रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर एक कार से 27 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं, जो मुंबई से दिल्ली लाई गई थीं। ये सभी नोट 2,000 रुपए के हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस, आयकर विभाग और खुफिया अधिकारियों की साझा पूछताछ में दोनों ने बताया कि ये पैसा संजय मलिक नाम के कारोबारी का है, जिसकी हिमाचल के बद्दी में दवा की फैक्ट्री है। उनका ये भी दावा है कि संजय मलिक अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए की मुद्रा बदल चुका है। फिलहाल दवा कारोबारी संजय की तलाश जारी है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। कोलकाता का एक ऐतिहासिक फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर्स। एनटी स्टूडियो 1 के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की यादें। गुफ्तगू में मिलिए अमित कुमार गोस्वामी से। আমি অমিত কুমার গোস্বামী, এনটি স্টুডিও নাম্বার 1 এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার। আপনার সাথে দেখা হবে আবার গুপ্তগুতে। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभी खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं और एक जवान शहीद हो गया है। बाकी आतंकियों की तलाश में सेना तलाशी अभियान चला रही है, तो वहीं सोपोर में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है।
स्थानीय पत्रकार शक्ति शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। शक्ति, बांदीपुरा में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, एक जवान के शहीद होने की खबर है। उधर सोपेर में भी मुठभेड़ चल रही है, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बांडीपुरा की अगर हम बात करें तो बांडीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खबर मिली थी कि एक घर में जो है वो 2 आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं, और इस खबर के मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में जो है वो घेराबंदी शुरू की, और उसके बाद ये इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ, और इस इनकाउंटर के शुरुआत में ही 2 आतंकियों को मार दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जबकि हमारा एक जवान भी जो है वो शहीद हो चुका है। उसके अलावा भी अभी भी कुछ आतंकी जो है उस इलाके में छुपे हुए हैं, इनकाउंटर जो है वो अभी भी जारी है, और सर्च अभियान जो है इसके बाद भी चलाया जा रहा है कुछ और इलाकों में भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें सोपुर की, तो सोपुर में भी एक घर के अंदर जो है वो कुछ आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं, और वहां भी जो है वो मुठभेड़ इस वक्त जारी है। दोनों जगह पर इनकाउंटर जो है वो जो नॉर्थ कश्मीर के दोनों इलाके हैं, उन नॉर्थ कश्मीर के इसी इलाकों में जो है वो मुठभेड़ इस वक्त जारी है। जी शुक्रिया शक्ति शर्मा आपका इस जानकारी के लिए। इधर भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य जहाज़ों को भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की तभी इजाज़त दी जाएगी जब वो सामान और यात्रियों के बारे में पुख्ता जानकारी देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के साथ अलग से बातचीत पर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है। भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के सैन्य विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की इजाज़त तभी दी जाएगी जब वो सामान और यात्रियों के बारे में पुख्ता जानकारी देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि 1991 में हुए समझौते के मुताबिक दोनों देशों को अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए ऐसी जानकारी देना जरूरी है। I said that as of now, the program and associated elements connected with the program are still in a stage of evolution. I'm not in a position to make any official announcement at this stage. इस बीच भारत ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के साथ अलग से बातचीत की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। अमृतसर में अगले हफ्ते होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भारत आ रहे हैं। हालांकि विकास स्वरूप ने दोहराया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। As per Appendix A to the 1991 agreement, essential information concerning the nature of cargo and passengers is required in respect of military aircraft. Requests from the government of Pakistan were received in a couple of cases without this essential information. इस बीच एलओसी पर बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की है। वहीं कश्मीर में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम कर दिया। गुलमर्ग और नौगाम सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो कुपवाड़ा में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया, लेकिन जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद घुसपैठिए फरार हो गए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। गुवाहाटी हाईकोर्ट में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर और 43 पूर्व कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पदी रिचो ने अदालत में याचिका दाखिल कर विधायकों की पीपीए में शामिल होने की वैधता को चुनौती दी थी। इसी साल मई में अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 42 विधायकों के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए थे। इस विलय को स्पीकर ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले में अदालत ने 4 जनवरी तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में सेबी को पक्ष बनाए जाने पर जवाब मांगा है। बाजार नियामक सेबी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि इस मामले में दायर एक जनहित याचिका में उसे बेवजह पक्ष बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में हलफनामा दायर कर यह बताने के लिए कहा है कि सेबी इस मामले में जनहित याचिका से संबंधित कैसे है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सेबी के वकील ने कोर्ट में कहा कि पनामा पेपर्स लीक मामले में बाजार नियामक की कोई भूमिका नहीं है और उसे बिना वजह मामले में घसीटा गया है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से जनहित याचिका को रद्द करने की मांग की गई थी। और इराक की राजधानी बगदाद में हुए आत्मघाती बम धमाके में मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। मृतकों में ज्यादातर ईरान के शिया तीर्थयात्री हैं। धमाका दक्षिण बगदाद के अल हिला में एक पेट्रोल स्टेशन के पास हुआ, जहां पे तीर्थयात्री इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन होने वाली तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मोसल शहर में अपनी हार होते देख आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इराक के दूसरे शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। राजधानी बगदाद में कल आईएस के हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो गई।
धमाका दक्षिण बगदाद के अल हिला में एक पेट्रोल स्टेशन के नजदीक हुआ, जहां ईरान के शिया तीर्थयात्री इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन होने वाली तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। حدث اليوم هذا الاستهداف التفجير الإجرامي في ناحية الشوملي على طريق السريع اللي شفناه سيارة انفجرت نوع صهريج بداخل المحطة وأدت إلى مقتل। वहीं इराकी सेना ने इस हमले के बाद मोसल शहर में आईएस आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कल आईएस आतंकियों पर हवाई हमले के ताज़ा वीडियो फुटेज जारी किए। इस बीच आतंकियों ने मोसल शहर के कयारा में तेल के कुओं में भीषण आग लगा दी, जिसे बुझाने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। راس البير اهم شيء راس البير هاي يسمونها الزهره ماكو، اذا مفجرينها صعبه، بس اذا فتح كاك وحلقه بسيطه على بس الكاك وتنتهي الشغله। इराकी सुरक्षा बलों ने मोसल शहर को छुड़ाने के लिए पिछले महीने अमेरिका की मदद से अभियान चलाया था, जिसके बाद से सेना और आतंकियों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। सेना ने इस अभियान के दौरान आईएस के 1000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी देशों निकारागुआ और सिल्वाडोर में बीती रात भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। प्रशांत महासागर में आए इस भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र सिल्वाडोर से 154 किलोमीटर दूर था। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र कुछ इलाकों में सुनामी की खतरनाक लहरों की चेतावनी दे चुका है। संवेदनशील तटीय इलाकों और राहत शिविरों में हजारों लोगों को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और अब खेल की खबर। हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु समेत 4 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साइना नेहवाल ने जापान की सयाका सातो को हराकर जीत दर्ज की। पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की सू या चिंग को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष एकल मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों को कामयाबी मिली। अजय जयराम ने चीन के हुआंग युक्सियांग को हराया, तो वहीं राष्ट्रीय चैंपियन समीन वर्मा ने जापान के काजुमासा सकाई को हराकर जीत दर्ज की, जबकि एचएस प्रणय को हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न में खेले जा रहे 4 देशों के हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने मलेशिया को हराकर पहली जीत दर्ज की है। गुरुवार को भारत ने मलेशिया को 4-2 से हराया। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रुपिंदर पाल सिंह ने 40वें और आकाशदीप सिंह ने 56वें मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। इससे पहले बुधवार को खेले गए मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। अब शनिवार को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। गोवा में चल रहे 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज 5वां दिन है। यहाँ पे नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगी है, जिसमें 100 सालों के फिल्म इतिहास से स्वाधीनता की जानकारी और फिल्मों को पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 20 नवंबर से शुरू हुआ ये महोत्सव 30 नवंबर तक चलेगा। सैंतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया का ये पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज़ादी के 70 साल पूरे होने के मौके पर इस प्रदर्शनी में पोस्टरों, इंटरैक्टिव मीडिया कियोस्क और वर्चुअल रियलिटी गैजेट्स के जरिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी फिल्मों से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा है, जैसे कि हमको हमारी हिस्ट्री इंडिया के बारे में कि हमको गांधी जी ने कैसे सेक्रीफाइस दिया हमारे लिए अपनी, उसके बारे में हमको इधर बताने के लिए लाया गया है। पुरानी धरोहरों को संजोकर रखना और इससे लोगों में जागरूकता लाना अपने आप में खास है। इस प्रदर्शनी में गांधी, नेहरू और भगत सिंह समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों पर फिल्माई गई फिल्मों को पोस्टर के जरिए दर्शाया गया है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर लगान फिल्म तक सारी फिल्मों के पोस्टर इस प्रदर्शनी में मौजूद हैं। एफर्ट्स उस जमाने जब फिल्म मेकिंग इतना डेवलप नहीं था, उस जमाने में इतने बिग कैनवास को हैंडल करना, इतने बिग सब्जेक्ट्स को हैंडल करना वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो जो पूरा एफर्ट है जो उस वक्त के फिल्म मेकर्स ने किया था, वो आज इस बहाने हम रिजुवेनेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सामान्य लोगों को जैसे ये जो मेन लीडर्स हैं उनके बारे में पता है, लेकिन जो लोकल हीरोज़ हैं, जैसे तमिल में हमारे पास वीर पंड्या कट्टाबोमन, ये हमने फिल्म
का पोस्टर लिखा है, तो उनके वो कट्टर बोमन की स्टोरी क्या है, उन्होंने कैसे बलिदान दिया है, ये कुछ पता ही नहीं था। या करीब 100 साल के फिल्म इतिहास से स्वाधीनता की जानकारी और फिल्मों को चुनना और उसे रोचक ढंग से पेश करना एक जिम्मेदारी भरा काम है, जिसे NFAI ने बखूबी निभाया है। मोहम्मद इरफान, राज्यसभा टीवी। और आज कथक की मशहूर कलाकार सितारा देवी की पुण्यतिथि है। अपनी नृत्य कला के दम पर उन्होंने कला प्रेमियों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। उनका असली नाम धनलक्ष्मी था, लेकिन लोकप्रियता मिलने के बाद उनके पिता ने उन्हें सितारा देवी नाम दे दिया। उन्होंने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से भी नृत्य की शिक्षा ली। कथक के विकास और उसे लोकप्रिय बनाने की दिशा में सितारा देवी 60 साल तक नृत्य कला से जुड़ी रहीं। 1969 में सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला। इसके बाद 1975 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 1994 में सितारा देवी को कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया। सितारा देवी न सिर्फ कथक बल्कि भरतनाट्यम समेत कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों और लोक नृत्यों में पारंगत थीं। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आज से बैंकों में नहीं बदले जाएंगे पुराने नोट। जन सुविधाओं में 15 दिसंबर तक 500 के नोट चलाने की छूट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जीडीपी में 2% अंकों की गिरावट की जताई आशंका। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 27 लाख के नए नोट जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। जांच में जुटे क्राइम ब्रांच, आयकर और खुफिया विभाग के अधिकारी। अरुणाचल के स्पीकर और 43 पूर्व कांग्रेस विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में विलय पर मांगा जवाब। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पदिरिचो ने विलय की वैधता को दी थी चुनौती। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती धमाके में 100 से ज्यादा की मौत। मरने वालों में ज्यादातर तीर्थयात्री। IS ने ली हमले की जिम्मेदारी। और हांगकांग ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में सिंधु, साइना समेत 4 खिलाड़ी। सेमीफाइनल के लिए मुकाबला आज। मेलबर्न हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दी मलेशिया को 4-2 से मात। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए तरकश।